नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। माया नगरी में ममता दीदी, सुन के आपको कुछ अजूबा सा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। और ममता दीदी मुंबई पहुंचेंगी और उनकी ये कवायद राजनीतिक कवायद है। याद करिए, आज से 3 दिन पहले जब मैं ये चर्चा कर रहा था कि ममता दीदी दिल्ली क्यों आई और यहां पर आने के बाद वो सोनिया गांधी से नहीं मिली, और तब मैंने कहा था कि ममता दीदी का अगला पड़ाव मुंबई में होगा। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और मैंने उनसे पहला सवाल यही किया था। तब उन्होंने कहा था ये भविष्य के गर्त में है, और मैंने कहा था कि अगला पड़ाव मुंबई में है, और वो समय आ गया। तो ये जो राजनीतिक दिशा और दशा ममता दीदी देश की तय करने जा रही हैं, अब आप समझिए कि वो मुंबई क्यों पहुंची हैं और वहां क्या साधने की कोशिश करेंगी। और इसी बीच हम आपको खबर बता दें कि संसद की जो कार्रवाई चल रही है, संसद का जो सत्र चल रहा है, टीएमसी अपने रास्ते, अपने एजेंडे पर मोदी सरकार को घेर रही है और समूचा विपक्ष अपने अंदाज में मोदी सरकार को घेर रहा है। बात वही कि किसान आंदोलन और 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी के संदर्भ में श्रेय किसको लिया जाए, किसको दिया जाए, और वो श्रेय कौन ले सकता है। शायद जो नेता इस बात को फिलहाल स्थापित कर दे, वही आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए वैकल्पिक विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आएगा। और ममता दीदी ने बाकायदा अब ये खुल करके कहने लगी हैं कि भविष्य में मोदी सरकार को मिशन 2024 पे मात देने के लिए फिलहाल वही विकल्प हैं, लेकिन रास्ते में कई रोड़े हैं। उन रोड़ों को वो कैसे हटाएंगी या उन्हें कैसे साधेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और तब शरद पवार जैसे नेता का नाम या उनका जिक्र आना जरूरी है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य वो भी कहे जाते हैं। और शायद ममता बनर्जी इस बार जब पहुंच रही है मुंबई, तो उद्धव ठाकरे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो मुलाकात करेंगी ही, लेकिन जो खबर ये आ रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पुत्र, उनसे उनकी मुलाकात होगी, जो वहां पे वर्तमान समय में मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ शरद पवार से भी मुलाकात होगी। और इसके अतिरिक्त वहां के कई बड़े उद्योगपतियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो एक तरह से ये एक राजनीतिक मिशन है, और इस मिशन के जरिए वो बहुत कुछ साधने की कोशिश करेंगी, और जो साध पाएंगी या जो कुछ दिख रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती, टीएमसी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और कुंवर सिंह, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल पहला संजय चक्रवर्ती जी से। संजय जी, मैंने सवाल यही किया था कि ममता दीदी दिल्ली के बाद मुंबई जरूर जाएंगी। अब मान गए ना आप? जी। तो मुंबई पहुंचकर ममता दीदी क्या साधेंगी? अब तो खुल करके बोलिए, क्योंकि ममता दीदी ने बिल्कुल साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि राहुल गांधी नहीं, भविष्य में मोदी सरकार के सामने चुनौती अगर कोई पेश करेगा तो वो ममता दीदी पेश करेंगी, और पेश किया जाएगा तो वो टीएमसी के एजेंडे से विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ाई जाएगी। यह संकेत दे दिया है। अब भी कोई गुरेज है क्या इस बात को स्वीकार करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको परसों की शायद जब डिबेट हमारे आपकी इज्जत हो रही थी, तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि हम हारे हुए घोड़े के पीछे हम क्यों दौड़े। हमको पता है कि हम लगातार जो है मोदी सरकार को हम लगातार मात देते आए हैं, तो हमारे पास सक्षम है हम इस बात को लेकर के कि हम फिर से उनको मात देंगे, फिर से हराएंगे। तो वैसे भी 2014-2019 के 2 लोकसभा चुनावों पे आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली गई। तो जब कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई, तो हारे हुए घोड़े के साथ लगना कोई मतलब समझदारी नहीं है। भविष्य बताता है कि आप जब जो पार्टी अपने ही बड़े बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही, तो वो किसी पार्टी, किसी फंड का किस तरीके से वो आगे उसको लीड कर सकती है। पहले तो आप कहते नहीं, अपना घर संभाले, अपना घर ही नहीं संभाल पाया, तो बाहर लोगों को कैसे किस तरीके से वो लीड करेंगे। यही वजह है कि और आज आपने परसों भी आपने कहा था भविष्य पीएमसी का है,
फ्यूचर हम लोगों का टीएमसी का है। देश समझ रहा है, देश देख रहा है किस तरीके से बंगाल में मोदी सरकार को इतनी बुरी गत से हराया है, तो वो टीएमसी थी। और कहीं भी किसी भी आप प्रदेश में देख लीजिएगा कि लगातार 2014, 2016, 2019, 2021 इस तरीके से मोदी सरकार को किसी ने भी नहीं हराया जो हम लोगों ने हराया है। तो यही वजह है कि देश के समझ में आ गया कि ग्राउंड लेवल पे जितना भी वर्क हुआ है वो टीएमसी कर सकती है और फ्यूचर टीएमसी के साथ है। और यही बात है कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू जो है हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस के बहुत सारी और दूसरी पार्टियों के लीडर भी है वो हमारे साथ वापस जुड़े। अब खुद ही सोचिए कि भाजपा के सांसद पावर शुक्रिया तक जी हमारे साथ जो है आकर के जुड़ गए हैं। तो आपको फ्यूचर जब टीएमसी का दिखता है, जो सामने दिखता है, आदमी हमेशा उगते हुए सूरज को ही सलाम करता है और हम उसके लिए तैयार हैं। संजय चक्रवर्ती ने तो कह दिया कि पिटा हुआ घोड़ा, पिटा हुआ मोहरा सॉरी। कुंवर सिंह साहब, ये सब जो आपको दिया जा रहा है, ये उपलब्धियां कैसी लग रही हैं? ये जो जिन बातों से, जिन शब्दों से नवाजा जा रहा है आपके नेता को, आपकी पार्टी को। देखिए, चक्रवर्ती जी जो कह रहे हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश में जितनी बड़ी समस्याएं या विपक्ष में जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, जिस भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के हित के लिए फैसले लिए हैं और देश की जनता के हित के लिए विपक्ष में आते हुए मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। ठीक है, टीएमसी अपना सभी क्षेत्रीय दल है। पश्चिम बंगाल में आपने प्रदर्शन किया, देश में 29 राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपने आप में सिद्ध है। नवीन पटनायक बाबू हैं और तेलंगाना में है चंद्रशेखर राव साहब हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में हो। तो देखिए, किसी भी दल को अपने क्षेत्र, अपने दल को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। पर ये कहना कि हम उनके पीछे नहीं चलेंगे, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी हाल के चुनावों में आपने देखा है कि जिस तरह से लोग और भारत की जनता मोदी सरकार को देख ली और कृषि के काले कानूनों को जिस तरह से ये चोरी से लाए और कायरता पूर्वक इन्होंने फिर से लोकसभा और राज्यसभा में वापस लिया है, इससे सिद्ध हो गया है कि देश की सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि दल अपनी जगह पर है, लेकिन देश के किसान और देश की, ठीक है, ये चर्चा बाद में करेंगे। आपने ये जो कहा कि, और उससे मैं सहमत हूं चक्रवर्ती साहब, आपने कहा पिटा हुआ मोहरा और इन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टी से तो आगे की स्थिति ही नहीं है। 29 राज्य हैं, एक राज्य में आप इतने लोकप्रिय हैं तो इससे कूदिए मत। इनके कहने का यही मतलब है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको मैं बता दूं, जिस जगह पे ये पूरा इतिहास बना के देखिए कुछ सालों का, तो जिस जगह पे डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का संघर्ष हुआ है वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से पिट गई। अभी हाल ही जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे आसाम और पौंडीचेरी में कांग्रेस डायरेक्ट थी और कांग्रेस दोनों जगह पे हार गई। क्षेत्रीय दल में आपने देखा होगा तमिलनाडु में, केरला में और बंगाल में, यहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से आ गई। कांग्रेस का तो हमारे यहाँ पे नामो निशान मिट गया। तो अब कांग्रेस की क्या हालत है वो मंथन करे, आत्म मंथन करे। उनके 23 बड़े बड़े लीडर क्यों शांत बैठ गए हैं, उस पर आत्म मंथन करे। क्या वजह है कि कांग्रेस के ऊपर जो है लोगों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है? तो क्या आत्म मंथन करे? तो कांग्रेस को इसमें आत्म मंथन करने की बारी है। लेकिन आप मानते हैं कि ममता दीदी अति महत्वाकांक्षा से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हम जब पहली बार जो सीट जीत करके आए थे तो 185 सीट
2000 फिर उसके बाद जब हम दोबारा सीट जीते तो 211 सीट, अब हम जीत करके हैं 220 सीट। जिसका मतलब हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, लोगों ने इसको स्वीकारा है, सराहा है, और वही वर्क हम पूरे देश में करना चाहते हैं। उसी वजह से क्या ये किसी को आत्म एक होता है कि हम ही कर सकते हैं और हम कर सकते हैं, दोनों फर्क है। हम ही कर सकते हैं इसमें अहंकार होता है, हम कर सकते हैं इसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो हम इसको करना चाहते हैं और हम उसके लिए हम किसी को पीछे नहीं करें। पहली बार बता दूं, हम पीछे किसी को नहीं करें, हम सबके साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जो हमारे साथ आएगा, हाँ कोई अहंकार में डूबा लेकिन हम आगे रहेंगे। लेकिन संजय जी पीटा हुआ मोहरा कह के आप साथ लाएंगे? मैं सिंपल थोड़ी से बता दूं कि पिछली बार भी सोनिया जी से मुलाकात हुई थी और फोन से बातचीत भी होती रहती, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम भले ही हार जाए, हम तो डूबेंगे तो हम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो अब नहीं चलेगा। हमारे साथ आइए, हम भी आपके साथ हैं। और मैंने परसों ही बताया था कि मुद्दों के आधारित अगर संसद के अंदर कोई मुद्दा ऐसा होगा जो कांग्रेस पेश करती है और वो देश हित में होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। और अगर भाजपा भी कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आती है जो देश हित में होगा, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इनकी नीयत और नीति में खोट है, ये सबको पता है भाजपा की, और इसी वजह से हंगामे के बीच में उसको चर्चा नहीं किया और किसान बिल को उन्होंने वापस ले लिया। नीयत में खोट होने की वजह से नहीं, उनकी नीयत में खोट है, ये तो इसका जो दृष्टिकोण है इसके प्रति वो आपका और कांग्रेस का एक है, ये तो बिल्कुल सहज है। लेकिन इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का जिम्मा किसके ऊपर है, अब इस बात पे चर्चा हो रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम सीधे पहुंचते हैं अनूप भटनागर जी के पास। अनूप सर, आपने सुना बहुत साफ तौर पर टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा। दोनों ने दोनों पार्टियों की सीमाओं को और उनकी वास्तविक स्थिति को बताने की कोशिश की, वो भी कितने तल्ख अंदाज में। सवाल यह है कि ममता दीदी जिस मुहिम पर निकली हुई हैं, क्या वो आसानी से आगे बढ़ पाएंगी, और अगर आगे बढ़ पाएंगी तो क्या कांग्रेस को मना पाएंगी कि वो उनके साथ चले? लेकिन ऐसा है कि ममता दीदी निश्चित रूप से आगे निकलेंगी, इसमें कोई जगह नहीं, क्योंकि जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे कद्दावर नेता बन के वो सामने आई हैं। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ममता दीदी ने जो है त्रिपुरा के लोकल बॉडी चुनाव में पूरा जोर लगा दिया था, और क्या नतीजे रहे? सिफर। सिर्फ एक सीट शायद वहाँ मिली अगरतला में या कहीं कहीं जी। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्षेत्रीय पार्टी है ये, और वो जितना भी तोड़ रही है दलों को, उनमें आप देखिए अधिकांश दगे हुए कारतूस हैं, क्योंकि कहीं कोई पूछ रहे, चाहे शोधन सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, मौजूदा राजनीति में कोई स्टैंडिंग आपको नजर नहीं आएगी। अनूप जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भानुमति का कुनबा कहीं करोड़ा कहीं का ईटा? सर, ये जो कहावत है, शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कुछ ऐसे ही स्थिति है क्या विपक्षी एकता की? बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि टीएमसी में जो मलाई खाने को मिल सकती है, वो भेड़ जाल है कि अब चलो भाई ममता दीदी के उसमें, क्योंकि कहीं से शेल्टर मिले तो कहीं से कुछ ना कुछ शायद आगे निकलने का रास्ता बने। मगर जो भी नेता जा रहे हैं, देखिए उनका इस समय कोई वजूद राजनीति में नहीं है। हाँ, ये सही। और अच्छा, दूसरी ओर क्या हो रहा है, कांग्रेस को धीरे धीरे क्षेत्रीय दल अछूत मानते जा रहे हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, ये सब कोई भी कांग्रेस के संग चलने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे कांग्रेस को आना है, हमारे पास आ जाए। तो ये बहुत ही चिंताजनक है, इसलिए कि एक 125 साल पुरानी सरकार कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है आज कि दूसरे दलों के नेता उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। और पार्टी के अंदर बड़े नेता कार्यशैली पे तो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में तो ममता दीदी जो है दिन पर दिन मजबूत होती जाएंगी विपक्ष में। ममता दीदी शरद जी को साधने गई हैं या उद्धव ठाकरे को साधेंगी? सर, साधने की कवायद में पहले वो किसको साधना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है, शरद पवार जी जो है ना, बहुत पुराने राजनीति के जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जी, इसलिए ममता दीदी के लिए शरद पवार को साधना मुश्किल होगा, बल्कि शरद पवार ममता दीदी को साध सकते हैं अपने हितों के खातिर। वो किस स्तर पर? बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। वो किस स्तर पर साधेंगे?
क्योंकि किसी चीज को लिंगर ऑन करना शरद जी से शायद कोई सीखे। जी हाँ, वही बात है कि शरद जी को महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए ये सारी चीजें चल रही। जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता लगातार ईडी और सीबीआई की केस में आ रहे हैं, तो शरद पवार चाहेंगे कि इनकी ममता दीदी जो है पूरी तरह से खुल करके सेंट्रल एजेंसियों को अपना निशाना बनाए। ये झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी। जी 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 कि जो है आप कैसे ये कर रहे हैं यहाँ पे सीबीआई की जांच या ईडी की जांच हमारी कंसेंट के बगैर। तो मगर आने वाले समय में तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। कुंवर सिंह साहब, ममता दीदी का 2 दिवसीय दौरा है और वो मुंबई में शरद पवार जी से मिलेंगी। उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके सुपुत्र से मिलेंगी, ये भी क्लियर हो चुका है। और इस मुलाकात के दौरान वो कई उद्योगपतियों से मिलेंगी कि वो बंगाल में इन्वेस्टमेंट करें, ये भी एक कवायद है। सवाल यह है कि कांग्रेस के किसी नेता से वो नहीं मिल रही हैं। जैसे यहां आई और सोनिया गांधी से नहीं मिली, राहुल गांधी से नहीं मिली, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई और सबसे हुई, सुब्रमण्यम स्वामी से मिली, लेकिन मुंबई पहुंचकर वो कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिल रही हैं। ये तो साफ संकेत है कि वो आपको भाव नहीं दे रही हैं, लेकिन विपक्षी नेता के तौर पर आपको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसा कि टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, और वो आपको मंजूर नहीं है क्योंकि आपका अपना एक ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपका अपना एक ईगो है कि आप 125 साल पुरानी, 125 साल से अधिक की पुरानी पार्टी हैं और आपका आधार जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे चल नहीं सकते। तो क्या करेंगे सर? ममता दीदी की तो रफ्तार बहुत तेज है, वो रुकने वाली नहीं। अब देखिए दिवाकर सिंह साहब, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र की ही खूबी है कि कई दलों से मिलकर, कई राज्यों से मिलकर, कई भाषाओं से मिलकर देश का निर्माण हुआ है। और लोकतंत्र में किसी भी नेता को कहीं भी जाने, किसी से मिलने और किसी उद्योगपति से मिलने, यहां तक बात ठीक, मिलने की छूट है। यहां तक बात ठीक, बिल्कुल सही। इसके आगे की बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि ममता दीदी अपने दल को बढ़ाना चाहती है, राष्ट्रीय दल के रूप में वो अपने दल का संगठन को मजबूत करना चाहती है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, आगे बढ़िए। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस है, रहेगी और आने वाले चुनाव में स्थिति साफ हो जाएगी। ममता दीदी अपने स्तर पर मिले ना मिले, आपको अपना काम करना, हम तो जनता के प्रति जवाबदार हैं, हम तो जनता के लिए जवाबदारी निभा रहे हैं और हम मुख्य विपक्षी दल है, हम अपना काम कर रहे हैं। ममता दीदी, मैंने फिर वही बात मैंने कहा कि आप एक स्टेट में है, अभी आप त्रिपुरा के रिजल्ट आपने देखे और वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी कहा है कि पिटे हुए मोहरे या जो खराब कारतूस है उनको चलाने से अब हथियार कारगर नहीं होता है। और रही बात विपक्ष की, तो अभी जब चुनाव, भारत में लोकतंत्र में चुनाव बाढ़ का पानी होता है। कुंवर सिंह साहब, पानी में से कुंवर सिंह साहब, त्रिपुरा में किस पार्टी की जीत हुई है निकाय चुनाव में? किसकी जीत हुई है सर? आवाज सिंह साहब आपकी कट के आ रही है। त्रिपुरा में किस पार्टी की जीत हुई है? सिंह साहब आवाज जरा कट के आ रही है आपकी। मैं बताऊं सर, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से, अच्छी बढ़त के साथ आप सबको पीट करके आगे बढ़ गई है, जिसको हराने के लिए ममता दीदी सहित विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। आवाज कट रही सिंह साहब आप। ठीक है, मैं अभी जोड़ने की कोशिश करता हूं, आवाज कांग्रेस नेता तक नहीं पहुंच पा रही है। हम तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी से पूछना चाहेंगे। पीटे हुए कारतूस तो अब ये भी आपको कह रहे हैं कि उनको अगर आजमाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका अधिकार है कि आप ऐसा करें और इसके लिए वो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल से आगे तो आपको मानने को तैयार ही नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता।
पहली बात तो ये है कि काइंड फॉर इंफॉर्मेशन हम इंडिया के चौथे सबसे बड़े दल हैं अभी भी, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने तैयारी भी नहीं की थी कि हम लोकसभा में हम बड़े स्तर पे काम करें, तो वो तो 2024 को पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है, किस स्तर पे है। पहली बार। दूसरी बार जब पिटे हुए मोहरे और पिटे हुए घोड़े या कारतूस की बात हुई, एक कहावत है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ठीक है। और तिनके तिनके से ही घोंसला बनता है, ठीक है। इसीलिए किसी को हारा हुआ, किसी को पिटा हुआ, किसी को पराजित नेता नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी इंसान के अंदर कितनी ताकत होती है ये कोई नहीं जानता। कब वो कैसे किस तरीके से अपने आप को विस्तार कर ले कोई नहीं कह सकता। तो आपने बहुत सारे मैं मूवीज की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार को देखा जिनकी मूवी फ्लॉप हो जाती है, और बहुत सारे नए स्टार होते हैं जिनकी मूवी हिट हो जाती है। तो जरूरी है कि उनको सही जगह पे, सही समय पे, सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो अपने आप जो है फिर से अपने आप के बलबूते, क्योंकि उनकी संजय जी आप उनको नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। अब आपको, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने कहा किसी को थका पिटा या हारा हुआ घोड़ा ये सब नहीं कहना चाहिए। शुरुआत में आपने ही कहा था 125 साल से अधिक की पुरानी पार्टी, और आपकी जो नेता हैं जिनको आप बहुत लोकप्रिय बता रहे हैं पूरे देश में, उनकी भी जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति और राजनीति की जो पहली जो उन्होंने सीढ़ी चढ़ी है वो भी कांग्रेस रही है। उसी कांग्रेस के बारे में, और आपकी बात से मैं सहमत हूं, तो फिर आप कांग्रेस को क्यों पिटा हुआ मान रहे हैं, या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? क्योंकि विपक्षी एकता तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में ही, अगर क्षेत्रीय छत्रप वो आप जैसे मजबूत छत्रप एक हो तो क्या बुराई है? कांग्रेस के साथ आपको आना चाहिए। लेकिन यही बात मैं परसों भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं, ममता दीदी की ये अति महत्वाकांक्षा है या नहीं? फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं। मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने पिटा हुआ घोड़ा ये इसलिए बताया क्योंकि पहले ये भी अभी आपको दोनों बार बताई कि पहले वो अपना घर संभाले, अपने घर के जो बड़े बड़े नेता है, G23 नेता, जो बड़े नेता है, गुलाम नबी आजाद या आपके और भी दूसरे नेता जैसे लोगों को, पहले उनको साधना शुरू करे, उनको मुख्य धारा पर लेकर के आए, तब जाकर के कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी। घर जब तक आपका ठीक नहीं होगा, किसी मेहमान को कैसे बुला सकते हैं? कुंवर सिंह साहब, कुंवर सिंह साहब घर सुधारिए भाई। कुंवर सिंह साहब घर सुधारिए, घर सुधारिए आप। देखिए ये पार्टी जब किसी भी राजनीतिक दल में सिंह साहब घर सुधारने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे बड़े नेता है, मनमुटाव हो सकता है कुछ किसी को, लेकिन हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमको तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे चाहे गुलाम नबी आजाद जी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, और चाहे और जो बड़े नेता मनीष तिवारी, मनीष तिवारी का नाम, निभानी चाहिए। मनीष तिवारी का नाम आपने नहीं लिया, उनका भी लीजिए भाई। बिल्कुल मनीष तिवारी, सभी को अपनी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 7 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो इन बड़े नेताओं को भी मुखर होकर सामने आना चाहिए। सिर्फ मीडिया में जाके कहना कि हमको तवज्जो नहीं मिल रही। कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, अभी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सारे लोग शामिल हुए। कौन कहता है कि बातचीत होती रहती? देखिए पार्टी में लोकतंत्र, इसलिए बाहर भी बोल सकते हैं। टीएमसी या बीजेपी या और किसी दल में बाहर जाके मीडिया के सामने बड़े नेता बोल दें। और रही बात, अभी टीएमसी के साथी हमारे कह रहे थे, तो आपसे भी तो मुकुल राय वगैरह अलग हुए थे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र में आना जाना लगा रहता, इसको नहीं मानना चाहिए। मैंने फिर कहा था और फिर कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो बाढ़ का पानी होता है, तो बाढ़ के पानी में शेर भी, सांप भी, सियार भी सब बहते हैं, और चुनाव के बाद जब पानी खत्म हो जाता है तो असली स्थिति पता होती। इसलिए सबको मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि मिलकर लड़े। यदि आपकी अपनी आइडियोलॉजी है तो आप लड़िए। भारत के लोकतंत्र में आपका स्वागत है। खुद ही जनता तय कर देगी कौन कहाँ है, तो वो तो रिजल्ट तय करते। भाई उनकी भी आइडियोलॉजी है कि सुन लीजिए, आइडियोलॉजी का जहां तक प्रश्न है उनका है कि भाजपा को हटाओ, मोदी सरकार को हटाओ, वो आपकी भी है। तो आप स्वीकार कर लीजिए ममता दीदी का नेतृत्व।
क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए, स्वीकार करने की बात ही नहीं है। अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ, 24 में लोकसभा चुनाव होगा, रिजल्ट तय करेगा किसको क्या करना है। स्वीकार अभी तो मिलके लड़ने की बात, अभी जब साथ ही चलना है, संघर्ष करना है, तो नेतृत्व स्वीकार करना या कुछ है ही नहीं। आप सबको तो मिलकर करना है चाहिए कि देश की मोदी सरकार के खिलाफ सारे एकजुट हैं। तो आप मानते हैं ना, तो आप मान रहे हैं ना कि फिलहाल पिछले 1 महीने से या खास करके संसद के इस सत्र के दौरान जो कुछ भी ममता दीदी या उनकी पार्टी ने किया है या जो बयान दिया है, या वो जो नए रास्ते अख्तियार करके अपनी राजनीतिक दिशा जो है वो तय करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें वो आपको साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाह रही हैं, उसमें उनको नुकसान दिख रहा है। देखिए सिंह साहब, एक सिंपल सी बात है, अपनी सोच है, अपनी पार्टी है, वो एक अकेली नेता है जिनके दम पर पार्टी चल रही है। वो क्या सोचेंगी क्या नहीं सोचेंगी ये उनका अपना मैटर है, वो अपना तय करे। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी स्वतंत्रता है। सिंह साहब बिल्कुल आइए और मिलकर हम देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नतीजा सबका एक ही है। देखिए, शरद पवार से मुलाकात होगी, उद्धव ठाकरे या उनके पुत्र से बात होगी, या आप कह सकते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो बातचीत करेंगी। बात यह है, जब वो बातचीत होने के बाद कांग्रेस को कुछ नाराजगी तो नहीं होगी कि वो शरद पवार से बोले कि आप महाअघाड़ी के पार्ट हैं और हमको तो उन्होंने तरजीह ही नहीं दी और आप लोग मिल लिए, तो कहीं सोनिया जी या राहुल जी कुछ आपत्ति न दर्ज कराएं? अभी ममता दीदी तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने गई थी, तो हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सही। शरद पवार जी भी प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे। इसमें मिलने में भाई हम एक बात कहना चाहते हैं कि विपक्ष और सरकार तो हिस्सा है, लेकिन एक राजनीतिक दलों का अपना अपना सिस्टम है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, कोई किसी से मिल सकता है, इसमें मिलने में कोई नाराजगी। मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वहां पहुंचकर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता वहां पे भी हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती तो बुराई क्या थी? भाई साफ साफ दिख रहा है ना कि टीएमसी आपसे दूरी बनाए हुए है। ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ, वो तो टीएमसी तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे, वो उनका मामला। हम अपनी जगह है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो टीएमसी तय करे कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। अनूप भटनागर जी, आप सुन रहे हैं दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता नेता और टीएमसी के नेता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम दूरी बना रहे हैं, और दोनों तंज भी कस रहे हैं और उसका पटाक्षेप भी करना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से मोदी सरकार को हराने के लिए मिलना चाहते हैं। और यही विपक्ष की राजनीति की विडंबना है जो कम से कम 7 साल से तो दिख रही है और आगे भी दिखेगी। ये ऐसा अब कन्फर्म होने लगा है। अनूप जी, राजनीति की जो आगे की चाल है, क्या यही कि मोदी सरकार ने इसीलिए किसान मुद्दे पर, किसान आंदोलन, 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी, किसानों की अन्य मांगों पर लगातार ही झुक इसलिए रही है क्योंकि जब वो झुक जाएगी तो उसको घेरने के लिए और पूरे आंदोलन की सफलता का श्रेय लेने के लिए जो होड़ लगेगी, उस होड़ में ही विपक्षी एकता की सारी धुरी कहीं खंड विखंड न हो जाए। क्या सचमुच में प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है क्या? सिंह साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये सवाल अनूप जी से पूछ रहा हूं, स्ट्रोक नहीं है ये सवाल अनूप जी से पूछ रहा हूं, आप दोनों फिलहाल चुप रहिए सर। देश के किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था, हमें कोई होड़ नहीं है। हाँ। हम कोई किसी होड़ में नहीं है, किसानों ने तय किया और किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया है। हम तो पहले जैसे थे वैसे ही है, कोई होड़ नहीं है। क्यों राहुल जी की भूमिका नहीं है? उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में हमेशा घेरने की कोशिश की है सरकार को। आंदोलन किसान कर रहे थे, बॉर्डर पर किसान थे, हम उनके साथ थे, लेकिन वो किसानों ने तय किया था आंदोलन किस प्रकार करना है, कैसे करना है। हम उनके साथ थे, लेकिन हमने कभी कहा नहीं कि आप ये करिए, वो तय करते थे। हमने तो ये कहा नहीं, ये आप अपने मन से कह रहे हैं। इस पर भी हम सवाल करेंगे कि आपने उन्हें कुछ कहा या नहीं, ये हम आपसे सवाल बाद में पूछेंगे। अनूप जी, मैंने जो सवाल किया था मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर, सर क्या वो मौजू नहीं है?
700 लोगों की हत्या करके कौन सा मास्टर स्ट्रोक होता है भाई सवाल का जवाब देने दीजिए, एक वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, बोलिए। ये निश्चित रूप से जो है इस फैसले ने पूरे विपक्ष को अचानक ही ऐसे इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि ना ये इनके लिए सपोर्ट कर पा रहे हैं सरकार को, ना विपक्ष, ना कांग्रेस उसको, किसानों को। और इसलिए एक फैसले से बहुत सारे वो अपने मसले जो है हल कर लिए हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है एमएसपी पे को लेकर के, लेकिन किसानों के जितने भी गुट हैं जो उनमें अलग अलग राय आनी शुरू हो गई है। और इसीलिए जो रणनीति बनी थी किसान के मुद्दे पर संयुक्त विपक्ष की, वो सारी रणनीति धराशायी हो गई। और उसके बाद अब स्थिति ये आ गई कि ममता दीदी को बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ रहा है, कांग्रेस को कुछ बयान देना पड़ रहा है, उधर राकेश टिकैत पूरी तरीके से अभी भी सरकार का बक्कल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अब मैं आपको साफ कर दूं, अभी हमारे सहयोगी ने हमें एक बयान का जिक्र किया और वो उन्होंने हमें बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि टीएमसी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, वो होड़ में लग गई है। साहब, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं जी, ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। और जो बात मैं पहले ही कर रहा था और अभी अनुज जी से भी वही सवाल कर रहा था कि ये होड़ लेने का जो श्रेय है, ये इतनी तेजी से सब इतनी तेजी में है कि क्या करें यही नहीं पता चल रहा है, उनको करना क्या है। अनूप जी, देखिए ऐसा है कि अब फिलहाल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो नया घटनाक्रम है इसमें मोदी सरकार का सामना कैसे किया जाए। जी, जो किसान मोर्चे के घटक हैं उनकी सबकी अपनी अपनी राय होने लगी है। ठीक है, ऐसी चीज में जो विपक्ष से कौन नेता आगे आकर के क्या कहेगा कि आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और उसमें ममता दीदी आगे आई हैं सर, इसलिए वो आगे आई हैं क्योंकि वो पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रही हैं कि उन्होंने वामपंथियों का किला ढहाया, कांग्रेस को उसकी औकात बताई, मोदी सरकार जी मैं पूरी बात कर लूं, मोदी सरकार का रथ किस तरीके से बंगाल पहुंचा और उसको उन्होंने किस तरीके से रोका, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि श्रेय अगर लेंगी तो ममता दीदी लेंगी। ऐसे में संयुक्त विपक्ष की जो भूमिका होगी या उसका जो खाका तैयार होगा वो अब ममता दीदी के ही देखरेख में होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा होने देगी इसमें बहुत संदेह है, क्योंकि अभी कांग्रेस के ही नेता कह रहे थे और जैसा कि संजय चक्रवर्ती भी कह रहे थे कि मरी हुई हाथी भी 1.25 लाख की होती है। क्यों चक्रवर्ती साहब, मान लीजिए कि बिना कांग्रेस के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, ममता दीदी का नेतृत्व हो, उसको महत्व दिया जाए। वो आपने परसों जो बात कही थी कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसमें यह तय होगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको एकजुट करने के लिए अहंकार तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस आला कमान को अर्थात सोनिया और राहुल को भी छोड़ना पड़ेगा। और शरद पवार तो छोड़ देंगे क्योंकि वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो अंतिम समय में चौका मारते हैं। खैर, संजय चक्रवर्ती जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग के अंदर अहंकार लेकर के तो चलते ही नहीं। किसी भी तरीके से अहंकार लेकर चले होते तो हम मार्केट से आउट हो चुके थे, बाहर हो जाते और इसी चुनाव में हार गए होते। अभी जैसे उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि वो अकेली नेता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अकेली नेता है जिसने मोदी सरकार से लोहा लिया। इसने मोदी सरकार को बता दिया कि कैसे आप जमीन पे उतर करके जब तक काम नहीं करेंगे आपकी स्वीकारता नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें, जुमलेबाजी, झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना पड़ेगा मोदी सरकार को। ये जो राज दिया है, ये सबक दिया है, तो ये टीएमसी ने दिया है, ममता दीदी ने दिया है। एक व्हील चेयर में बैठ करके हमारी राष्ट्रीय नेता ने बाकायदा मोदी सरकार की 26 रैलियां हुई, अमित शाह की 50 से ज्यादा पद यात्राएं हुई, लाखों लोगों का भीड़ इकट्ठा किया, 800 एमएलए एमपी को उतारा था। 3 महीने तक पन्ना प्रमुख बन करके सड़क सड़क गली गली घूम रहे थे, मोदी सरकार का प्रचार कर रहे थे। संजय जी, लेकिन हुआ क्या? आपको मैं परसों नहीं बोला था, आज बोल रहा हूं। बीजेपी
75 स्थानों पर जीत भी दर्ज की है, इतनी जल्दी से खारिज मत कर दीजिए। बिल्कुल नहीं खारिज कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला ना कि हर जगह पे एक जैसा माहौल नहीं होता, सबको आप साथ नहीं सकते। आप भगवान राम को भी आप देखो, गाली देने वाले लोग आज भी हैं। अच्छा संजय जी, एक सवाल मैं पूछ लूं, एक सवाल पूछ लूं। जब परसों मैंने आपसे बात की थी तो मैंने कहा था, तब आपने कहा था कि आप पॉलिटिकल भविष्यवक्ता हैं क्या, तो मैंने कहा था कि वो मुंबई जाएंगी। अब मैं बोलूं कि ममता दीदी आगे कहां जाएंगी, और आप मान लीजिएगा सर, आज मैं बोलूं, बोलिए। उनका अगला पड़ाव हो सकता है कि तमिलनाडु हो और वो चेन्नई पहुंचे। ममता दीदी का अगला पड़ाव चेन्नई हो सकता है। अभी नवीन बाबू तक वो नहीं जाएंगे और नीतीश के पास तो जाने का अभी कोई मौका भी नहीं है, वो तो अंतिम समय में होगा। मेरा ये सीधा सवाल है और ये कहना है कि अब आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि सोनिया गांधी से सीधी बात करनी चाहिए कि राहुल के नेतृत्व में विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती। ये बात क्यों नहीं कर सकते, और इसमें मान मनोबल कर लीजिए, क्या बुराई है? देखिए, पहली बात मैंने आपसे कहा कि हम आगे बढ़ करके, आपने उस दिन भी कहा था हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। हम नेतृत्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चुनाव के बाद डिक्लेयर होगा कि किसको जो है प्रधानमंत्री पद का नियुक्त किया जाए। अभी हमारी केवल ये है कि जो 69% वोट जो 2019 में भी जो है वो विपक्ष के बटा था, उसको किस तरीके से एक किया जाए। लेकिन अगर कोई इस बात में ईगो लेकर के बैठा हुआ है कि नहीं हम नेतृत्व ही करेंगे, हम नेतृत्व के अलावा कुछ नहीं करेंगे, हम साथ नहीं करेंगे, तो भाई उसके लिए पहले नमस्ते। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, हमारे जो छोटे छोटे लोग जो दल हैं, छोटे और बड़ी पार्टियां हैं, शरद पवार जैसे हमारे जो राजनीतिक चाणक्य हैं, असली चाणक्य अगर कोई किसी को आया है तो मैं कभी अमित शाह को चाणक्य नहीं मानता। हाँ, शरद पवार है, मैंने तो पहले भी कहा जी। बिल्कुल मैं भी इसको बिल्कुल एकदम कहता हूँ, शरद पवार है चाणक्य नीति के हिसाब से, क्योंकि उनके पास कोई उद्योगपतियों की लॉबी नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता का बहुत बड़ा दमखम नहीं है, उनके पास वाकई में बहुत बड़ा दिमाग है, और उस दिमाग के आधार पर जो है वो बहुत अच्छी रणनीतियां बनाते हैं। तो शरद पवार जिससे जीतने गई है, और तो दीदी चक्रवर्ती जी, दीदी चाणक्य भाई को साथ लेंगी? देखो क्यों नहीं, मिलने क्यों गई है? आप कुंवर सिंह साहब साफ सुना, और एवी स्टार न्यूज पर जो ये डिबेट हो रहा है, दो बड़े नेता अपनी अपनी तलखियां, अपनी अपनी सीमाएं, एक दूसरे के सीमाओं का साफ वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिबेट उस दिशा में जा रहा है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं विश्लेषण के माध्यम से। कांग्रेस नेता से सवाल अब एक ही है कि अगर ममता दीदी की तरफ से या उनके पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ईगो छोड़ना पड़ेगा, वस्तु स्थिति को स्वीकार करके उस नेता के साथ चलना ही होगा जो सबको साथ लेकर के चल सकती है, या वो किसी को तय करे जो सबको साथ लेकर के चल सकता हो। क्यों नहीं मान लेते? आपको ईगो तो छोड़ना चाहिए। कुंवर सिंह साहब, कोई ईगो की बात नहीं है। चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे कि कौन, अगर विपक्ष, अभी तो साथ चलने की बात है, कहीं कोई ईगो की बात नहीं है। हम तो अभी भी कहते हैं कि टीएमसी आए, साथ चले, लेकिन ये अपने आप में उपजा सवाल है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहले तो आप विपक्ष में लड़िए, 24 का चुनाव तो फाइट करिए। और ऐसी बात नहीं है, 11 करोड़ लोगों ने 2019 में भी कांग्रेस को वोटिंग करी है, और कई राज्यों में हम सरकार में है, कई राज्यों में हम मिलकर सरकार में है। तो ऐसी बिल्कुल परिस्थिति नहीं है। साथ देखिए, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, हम सबका काम है विपक्ष को मजबूत करना। और देश की सरकार, अभी आपने कहा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, 700 लोगों की हत्या करके, वो तो ठीक है, नहीं वो मैं समझ सकता हूं, वो आपने नहीं, मेरा सवाल सर, मोदी सरकार तो आपको हटाना ही है, इस पे चर्चा क्या करना, चर्चा सुनिए, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए। शरद पवार से मुलाकात होगी, हो सकता है कि ठाकरे परिवार के भी किसी सदस्य से मुलाकात हो, और भी लोगों से मुलाकात होगी। महाअघाड़ी में कोई हलचल तो नहीं हो जाएगी? कोई हलचल नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये उपजे हुए सवालों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ रहा है। सवाल फिर वही कुंवर सिंह साहब, सवाल फिर वही, संसद में उस मोदी सरकार को
हटाने के लिए समूचा विपक्ष लामबंद हुआ है। किसानों ने जमीन पर लड़ाई लड़ करके वो काम पूरा कर दिया है, लेकिन उसी लड़ाई को शब्दों के जरिए केंद्र सरकार को जब घेरने की बारी आई, तब टीएमसी अपने एजेंडे के साथ आई और आप अपने एजेंडे के साथ आई। इसे भी स्वीकार करने में आपको गुरेज है और आप विपक्षी एकता की बात करते हैं। देखिए, कोई गुरेज नहीं है। हमने ये कहा है कि संसद होता है जनता, विपक्ष जो है वो जनता के सवालों को उठाए और सरकार को घेरने का काम करने का काम है। टीएमसी का अपना अलग स्टेट है, पश्चिम बंगाल है, उसकी अपनी परिस्थितियां है, वो अपने स्तर पर कर रही, हम अपने स्तर पर। माफ करिएगा, हर चीज अपने स्तर पर, मोदी सरकार को घेरने पर सब एक स्तर पर, और जब विपक्ष को साथ लेकर, अरे भाई ममता दीदी का नेतृत्व है, वो लड़ चुकी हैं, ये साफ है, निश्चित रूप से वो जन नेता हैं। कम से कम ममता दीदी की कैटेगरी में राहुल गांधी तो नहीं है। ये स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी होती है? कोई देखिए, अब स्वीकार करना क्या स्वीकार करना, भाई विपक्ष में अभी तो लड़ना है ना। कौन सी प्रधानमंत्री की कुर्सी है कि ममता दीदी की हम छीन रहे हैं या शरद पवार की छीन रहे हैं? अभी तो संघर्ष करना है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ना, इसमें नेतृत्व की बात। संघर्ष तो आप 2024 में करेंगे। फिर सवाल सुनिए सर, और मैं सवाल पूछता रहूंगा। प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव के बाद मई के बाद बनेगा, वो सब बातें तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। अरे वहां तक पहुंचाने के लिए जो कवायद करनी चाहिए, जिस रास्ते पर आगे बढ़ना है, राहुल जी नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोनिया जी नहीं बढ़ पा रही हैं, तो सब साथ मिलकर के ममता दीदी को, शरद पवार को क्यों नहीं आगे करते? भाई मोदी सरकार को उखाड़ना है तो ये करना पड़ेगा। राजनीति में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। हाँ, ये मानिए आप। किसी को सीधे कहीं जाना है बिना किसी उसके, तो जाइए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे हम हो या जो हो, हम भी कभी सत्ता में थे, आज इसमें है, कभी बीजेपी 2 में थी, इस पर आज सत्ता में है। तो लोकतंत्र में जनता के सामने और जनता तय करती है किसका क्या मूल्यांकन है। समय का इंतजार करना चाहिए। अनूप जी फाइनल कमेंट चाहेंगे सर, क्योंकि डिबेट में उन हर मुद्दों पर चर्चा हो गई जो वास्तव में इस पूरे डिबेट का सार कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षाएं, अति महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं विपक्षी एकता के लिए इतनी बड़ी बाधा हैं कि सारी कवायद के बाद रिजल्ट वही ढाक के 3 पात होंगे। लेकिन मैं फाइनल कमेंट आपसे सुनना चाहूंगा सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप ममता दीदी की इस बड़ी कवायद के संदर्भ में? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि ममता दीदी इस जो समूचे विपक्ष में सबसे आगे खड़ी हुई है, और अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा लचीलापन नहीं दिखाया तो ये विपक्ष खंड खंड में बटा दिखाई पड़ेगा, और आने वाले चुनाव में मोदी गवर्नमेंट के या बीजेपी की सरकार फिर बन जाएगी। जहां तक सवाल ममता दीदी का है, तो पश्चिम बंगाल में देखिए 30 साल तक अवैध शासन रहा वहां मोर्चे का। ममता दीदी ने वही संघर्ष किया, वहीं से निकली, और आज की तारीख में बीजेपी वहीं पर संघर्ष कर रही है। तो इसलिए ममता दीदी को जो है बहुत तेज दौड़ने से गुरेज करना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कहाँ पे किस तरह से बेहतर तालमेल बैठ सकता है, क्योंकि तो शरद पवार इतनी आसानी से ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। जी जी जी, शरद पवार की अपना एक कद है। शरद पवार साथ में चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, चंद्रशेखर जी की तरह, वीपी सिंह की तरह। चाणक्य शरद पवार इतने आसानी से ममता दीदी को अपना नेता नहीं मानेंगे, विपक्ष का नेता नहीं मानेंगे। शायद कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है, और शायद तृणमूल कांग्रेस भी जानती है। इसलिए हर 2 महीने के अंतराल पर दीदी दिल्ली आएंगी, और पता नहीं दिल्ली आने के बाद वहां की जो राजनीतिक आबो हवा होगी उसको और भांपने के लिए, उसकी परख करने के लिए वो राज्यों की यात्रा पर होंगी, और वहां के क्षत्रपों और बड़े नेताओं से निश्चित रूप से वो मुलाकात करेंगी। इतना जरूर है कि एक निरपेक्ष, किसी भी पार्टी से संबंध नहीं व्यक्ति, और वो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनूप जी ने जो कहा कि ममता दीदी को भी बहुत तेजी से दौड़ लगाने से बचना होगा, क्योंकि विपक्षी एकता अभी बहुत दूर की बात है, जिसे मोदी सरकार समझ रही है, एनडीए समझ रहा है। इन्हीं संदर्भों में आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के सामने पूरी तरह से समर्पित और झुकती हुई है सरकार। अगर आने वाले समय में
कोई बड़ा चुनाव होगा, कोई बड़ी बात होगी, उस समय जब जनता के बीच में आएगी तो संयुक्त विपक्ष की स्थिति क्या होगी, वो ममता दीदी परख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि शायद ही विपक्षी एकता का वो स्वरूप सामने आए जिसको वो अपने दिल से चाहती हैं। और यही वो सबसे बड़ा रोड़ा है जिसका फायदा पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं। आज के डिबेट में सिर्फ इतना ही। आप तीनों मेहमान हमारे साथ शामिल हुए और बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को रखा, अपनी तलखियों को सामने लाए और मेल मुलाकात के जरिए किस तरीके से सामान्य परिस्थितियां बनाई जाए विपक्षी एकता के लिए, उस पर भी बात की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एबी स्टार न्यूज पर किस तरीके से विपक्षी एकता की कवायद में ममता दीदी इस समय मुंबई दौरे पर हैं और मुंबई में वो चाणक्य शरद पवार सहित मुख्यमंत्री और उनके परिवार को भी साधने की कोशिश करेंगी और वहां से लौटने के बाद वो किसी और यात्रा पर जाएंगी, क्योंकि उन्हें दिल्ली से या यहां की आबो हवा से, राजनीतिक आबो हवा से जो कुछ भी संकेत मिला है वो ये है कि ममता दीदी की ताकत पर भरोसा पूरे देश को कराना है, बड़े नेताओं को कराना है, क्योंकि ममता दीदी को लगता है कि विपक्षी एकता को साध वही पाएंगी और तभी मिशन 2024 में मोदी को वो पटकनी दे पाएंगी। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।